सेकंड आपके बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है एक साइलेंट ट्रैफिक, ब्लड सर्कुलेशन, जो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और लाइफ सप्लाई करता है। तो आज पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th बायोलॉजी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई इस लेसन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जानना होगा कि सर्कुलेशन होता क्या है। अब नॉट जस्ट ह्यूमंस, किसी भी एनिमल्स के अंदर जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट किसका? अब देखो भाई, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है। सबको फूड की जरूरत है, तो फूड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है। अब पूरे बॉडी के अंदर हर एक सेल में जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको बॉडी से बाहर निकालना है, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत है, राइट? तो इसका मतलब भाई काफी कुछ है हमारे बॉडी के अंदर जिनको ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल इंटरनल ट्रांसपोर्ट। अब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मतलब सभी एनिमल्स की बॉडी के अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है सर्कुलेशन, या फिर जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कुल मिला के कहानी कुछ यूं है कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स, वाटर एटसेट्रा टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट। चलो भाई, यहां तक तो बात समझ आई, बट अब दिमाग में आते हैं एक एक सवाल। पहला सवाल यह आता है कि भाई ये ट्रांसपोर्ट करता कौन है, कौन इसे ट्रांसपोर्ट करता है? और उसका जवाब है बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि ब्लड, लिम्फ। दूसरा सवाल दिमाग में यह आता है कि भाई ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? तो उसका जवाब है सर्कुलेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड एग्जैक्टली हमारे आज के इस वीडियो का एजेंडा यही है, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना। बॉडी फ्लूइड्स, मैंने दो बॉडी फ्लूइड्स की बात करी थी, ब्लड और लिम्फ। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे लिम्फ की। तो ब्लड के बारे में सबसे पहली बात क्या है कि ये एक सर्कुलेटरी मीडियम है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बेस है वो क्या है? वो ब्लड है, एग्जैक्टली। साथ ही साथ ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है। अब आप सोचोगे कि मैम ये कनेक्टिव टिश्यू कैसे है? भाई कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो दो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करे। ब्लड भी वही तो कर रहा है। अब देखो, ब्लड का काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है भाई गैसेस को, फूड को, वाटर को, ये एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। तो यानी कि ऐसा ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट ही तो कर रहा है ना? तो इसीलिए, और फ्लूइड तो ये है ही, तो इसीलिए ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात करते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन की। तो आपको जान के मजा आ जाएगा कि ब्लड में 78% वाटर तो होता है, लेकिन इसमें 22% जो है वो सॉलिड्स होता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसमें सॉलिड्स कौन से होते हैं? तो ब्लड में पाए जाते हैं प्रोटीन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज जैसे बहुत सारे सॉलिड्स, ठीक है, जो कि पानी में डिसॉल्व होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम लेकिन ब्लड का वो रेड कलर वो किससे आता है? सो ब्लड में प्रेजेंट होता है एक रेड कलर का पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को ये रेड कलर देता है, ठीक है। अब जब हम लोग अपने पिछले लेसन में पढ़ रहे थे, जब हम रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बातें कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि यार बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आया जाता है लंग्स तक, इसकी बात हमने करी थी। तो हमने देखा था उसको कौन कैरी कर रहा था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को? ब्लड। तो वैसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच हो, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करे, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक। दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट सेल्स से कलेक्ट करके पहुंचाता है लंग्स तक, और इस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन रिच होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ब्लड के अंदर भी कई टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, बट देखेंगे हम कहानी की शुरुआत से कि हमें पता कैसे चला कि यार ब्लड के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो कुछ यूं किया गया कि एक ब्लड का सैंपल लिया गया और फिर उसके साथ किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि उसे खूब तेज स्पीड में रोटेट कराया गया। ठीक है, अच्छा, जब भी ऐसा किया जाता है तो क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, ऐसे पार्टिकल्स सेंटर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, और जो ज्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो हेवी होते हैं, वो सेंटर से दूर छिटक जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, जब हम मिक्सी में कुछ पीसते हैं तो उसे हम खूब तेज स्पीड में घुमाते हैं, फिर आप जब मिक्सी को खोलते हो तो आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स उसके सेंटर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ जो है उसके कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, राइट। तो कुछ वैसी ही कहानी ब्लड के इस सैंपल के साथ भी हुई कि यार जब इसे सेंट्रीफ्यूगेशन इसके साथ किया गया तो जो डेंसर पार्टिकल्स थे वो सेंटर से दूर चले गए और जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो सेंटर के पास आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सेग्रीगेशन हो गया, राइट। तो अगर हम ये जो लेयरिंग बनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, इसको अगर हम एक इस फॉर्मेट में देखें, मान लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम फॉर्मेट में देखें, तो हम देखते हैं तो जो ज्यादा डेंसिटी वाला लेयर है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जो हल्का है, जो कम डेंसिटी है, वो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखा ये गया कि यार जो नीचे की तरफ का जो लेयर था ना वो काफी डार्क कलर का था। ठीक है, नीचे की तरफ कौन सा लेयर था जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, ये काफी डार्क कलर का था। इनफैक्ट ये भी देखा गया कि ये वाला जो लेयर है दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मतलब अगर टोटल ब्लड का जो सैंपल था वो अगर 100 ml था तो उसमें से 45 ml जो है वो ये वाली लेयर थी। ठीक है, तो ये हमें एक लेयर मिला। इसके ऊपर एक बहुत ही थिन लेयर देखने को मिली जो कि थोड़ी डल कलर का था, येलोविश ब्राउन कलर का था, जिसे कहा जाता है बफी कोट बिकॉज ऑफ इट्स डल एंड पेल कलर। तो ये जो बफी कोट था ये एक बहुत ही थिन लेयर थी। इनफैक्ट इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ये पूरे ब्लड के वॉल्यूम के 1% से भी कम था। सो दिस वाज लेस देन 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, और इसके ऊपर एक और लेयर थी, जो लेयर ऑब्वियसली कम डेंसिटी वाली लेयर थी, तभी ये सबसे ऊपर थी। और ये वाली जो लेयर थी, ये लेयर मतलब काफी वाटरी है, ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी कम है, मैंने बताया। तो ये एक वाटरी फ्लूइड थी जो स्लाइटली येलोइश इन कलर थी, बट इंटरेस्टिंगली इसका जो वॉल्यूम है ना ये मैक्सिमम था। ये वाला जो लेयर था, ऊपर वाला लेयर, इट कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, तो देखा ये गया कि यार ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज में घुमाया गया तो हमें ये 3 अलग अलग लेयर्स देखने को मिले। ठीक है, बाद में पता चला कि ये जो नीचे वाला ज्यादा डेंसिटी वाला लेयर था डार्क कलर का, दैट इज नथिंग बट आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये ब्लड का एक कंपोनेंट था। उसके बाद जो थिन लेयर थी, पतली सी जो लेयर थी, वो लेयर वाज डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड फाइनली जो ऊपर वाली वाटरी फ्लूइड थी जो ब्लड का 55% ऑफ द वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, दैट वाज नथिंग बट ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये पता चला कि भाई ब्लड के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो कुल मिला के बच्चों ये पता चला कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं 4 मेजर कंपोनेंट्स। सबसे पहला ब्लड प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी, बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। एंड चौथा कंपोनेंट इज ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इन कंपोनेंट्स के नाम पहली बार सुन रहे हो। स्पेंड सम टाइम इन नाम को एक बार और आप मेरे साथ साथ दोहराओ ताकि आपको अभी हाथों हाथ ये नाम याद हो जाए। तो भाई ब्लड के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स, तीसरा डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, एंड चौथा प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो अभी हम लोग हर एक कंपोनेंट के स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीजों को एकदम डिटेल में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे पहले कंपोनेंट की, जो कि है ब्लड प्लाज्मा। सो ब्लड प्लाज्मा होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर, ये सेल के अंदर नहीं होता है। कौन से सेल की बात कर रही हूं? फिलहाल तो मैं ब्लड की बात कर रही हूं क्योंकि ये ब्लड का एक कंपोनेंट है। सो ब्लड के अंदर जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो इस मैट्रिक्स पर एम्बेडेड होते हैं। समझ आई बात? जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड के सेल्स भी होते हैं, वो ब्लड के सेल्स के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो बेस प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये 90% वाटर होता है। इनफैक्ट अगर याद करो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, तो उसमें भी हमने देखा था कि प्लाज्मा वाला जो लेयर था वो वाटरी फ्लूइड था, क्योंकि यार इसमें 90% तो पानी ही है। इसके अलावा 8% इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है और बाकी के बचे हुए 2% में होते हैं हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। ठीक, सो दैट्स अबाउट ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये जो 8% प्रोटीन्स होते हैं, वैसे तो कई प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ मेजर प्रोटीन्स जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं वो हैं फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। क्या होते हैं ये, क्या काम करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रिनोजेन की। तो फाइब्रिनोजेन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्लड क्लॉटिंग। हम सब ने देखा है कि जब कुछ भी काम करते दौरान हमारे हाथ कट जाते हैं तो पहले तो खून निकलता है, बट कुछ टाइम के बाद खून निकलना बंद हो जाता है। कैसे? ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से फर्दर खून नहीं निकलता है। सो बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लाज्मा का ये प्रोटीन फाइब्रिनोजेन। ब्लड क्लॉटिंग के इस प्रोसेस को हम लोग और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स वाले टॉपिक को। तो चलते हैं अगले प्लाज्मा प्रोटीन की तरफ, जो कि है ग्लोब्यूलिन। अब ग्लोब्यूलिन का मेन काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि ये इन्फेक्शन से फाइट करता है। क्या करता है ग्लोब्यूलिन? सो ये क्या करता है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन को ये पहचानता है, उनके साथ बाइंड करता है और फिर उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। फिर आता है तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन विच इज एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन का मेन काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी कि ये ब्लड के अंदर राइट अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन रखता है, वाटर का राइट बैलेंस मेंटेन रखता है। ये इंश्योर करता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो जाए आसपास के टिश्यूज में, क्योंकि ब्लड का तो काम ही वही होता है कि यार आसपास के टिश्यूज में सामान बांटना है ना। बट ये जो प्रोटीन है ये इंश्योर करता है कि भाई एक्सेसिव फ्लूइड लॉस ना हो जाए और वाटर का सही बैलेंस मेंटेन रहे। इनफैक्ट एल्ब्यूमिन जो है ये प्लाज्मा में पाए जाने वाला सबसे एबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में है एल्ब्यूमिन। तो चलो अब बात करते हैं आरबीसीज की, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की। तो ये जो सेल्स होते हैं ये ब्लड के सबसे ज्यादा एबंडेंट सेल्स होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये सेल्स। इनफैक्ट एक आइडिया देने के लिए, 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में, माइक्रोलीटर, लीटर की बात नहीं कर रही हूं, माइक्रोलीटर मतलब 10⁻⁻⁶ लीटर, इतनी कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड में पता है कितने आरबीसीज पाए जाते हैं? 5 मिलियन से भी ज्यादा, यानी कि 50 लाख से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ब्लड में आरबीसीज कितने ज्यादा एबंडेंट होते हैं। अगर इन सेल्स की बात करें तो ये बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनकी शेप की बात करें तो ये बाई कॉन्केव शेप के होते हैं। बाई मतलब 2, कॉन्केव मतलब इनके जो दोनों फेसेस हैं वो कॉन्केव होते हैं। कॉन्केव कैसा शेप होता है भाई? स्फेरिकल मिरर्स फिजिक्स में तो मैंने पढ़ाया ही है 10th में, है ना। कौन सा शेप होता है? अगर एक चम्मच को देखो, जो चम्मच का जो इनर सरफेस है दैट इज कॉन्केव। तो ये जो सेल्स होते हैं इनके दोनों ही सरफेस ऐसे होते हैं। इसीलिए जब भी आप एक रेड ब्लड सेल की फोटो देखते हो तो आप देखते हो कि उनका बीच वाला पोर्शन थोड़ा घुसा हुआ है, राइट, क्योंकि उसका ये बाई कॉन्केव शेप है इन सेल्स का। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि भाई इनके रेड कलर के बारे में, क्योंकि इनका नाम ही है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड कलर कहाँ से आता है? इनमें प्रेजेंट होता है हमारा फेमस रेस्पिरेटरी पिगमेंट। फेमस इसलिए क्योंकि भाई रेस्पिरेशन का टॉपिक हम पिछले लेसन में कवर कर चुके हैं, तो इसीलिए इस पिगमेंट से हमारी मुलाकात हो चुकी है, और ये पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। तो इन सेल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इनमें रेड कलर होता है। इनफैक्ट हीमोग्लोबिन पाए जाने की वजह से इन सेल्स का जो एक मोस्ट
इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यार मैंने तो बताया ही था कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से एक अलग ही प्यार है भाई, एक अलग ही एफिनिटी है। तो होता कुछ यूं है कि भाई हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है, जिससे बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन जो है लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के इस प्रोसेस को हमने बड़ी मजेदार तरीके से बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है हमारे पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप तुरंत जाकर उस टॉपिक को भी समझ सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात कुछ यूं हुई कि आरबीसीज का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से लेकर के टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इनफैक्ट किसी भी एक हेल्दी एडल्ट में 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। सो दैट्स लाइक द नॉर्मल लेवल। तो इसीलिए जब आपने देखा होगा कि बहुत बार जब हम अपनी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन का भी लेवल आता है, राइट, कि भाई किसकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाए हीमोग्लोबिन में, मतलब जब उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो अक्सर ये लोग थोड़े पेल दिखते हैं। पेल क्यों दिखते हैं, क्योंकि यार हमारे बॉडी में जो एक रेडिश कलर है दैट इज ड्यू टू द रेड कलर ऑफ ब्लड, और वो रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है। अब जब हीमोग्लोबिन बॉडी में इतना ज़्यादा कम हो गया है तो वो इंसान बहुत बार थोड़ा सा पेल अपीयर करता है, ठीक है। सो ये था हमारा क्विक इंट्रोडक्शन टू आरबीसीज। अब आरबीसीज के स्मॉल साइज की वजह से भी इनको मिलता है एडवांटेज। क्या एडवांटेज, अब भाई आरबीसीज का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ये फ्लो करते रहते हैं। अब सोच के देखो कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कितनी ज्यादा थिन ट्यूब होती है, बट क्योंकि आरबीसीज इतने छोटे होते हैं, इनके स्मॉल साइज की वजह से उन थिन कैपिलरीज के अंदर से भी ये बड़े आसानी से फ्लो कर जाते हैं, है ना। तो मिल गया ना इनको एडवांटेज अपने छोटे साइज का। अब सवाल ये उठता है कि यार आरबीसीज बनते कहाँ हैं। तो आरबीसीज जो है ये स्टेम सेल्स से बनते हैं बोन मैरो में। स्टेम सेल्स ये क्या होते हैं, तो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके पहले, पैदा तो वो होता है 9 महीने के बाद, बट उसके पहले वो बच्चा कहाँ रहता है, अपनी मदर के वूम्ब में। तो जब मदर की बॉडी के अंदर एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो शुरुआत में एक एम्ब्रायो बनता है, राइट। जब वो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है तो सोच के देखो कि रिप्रोडक्शन के बाद जैसे ही फ्यूजन हुआ, मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना, और वो जाइगोट जो है डेवलप होके एक एम्ब्रायो बना। तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के उस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं ये स्टेम सेल्स, और ये स्टेम सेल्स बड़े ही स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये सेल्स किसी भी तरह के सेल्स में डेवलप कर सकते हैं। ये सेल्स स्पेशलाइज करके लिवर के सेल्स बना सकते हैं, ये सेल्स स्पेशलाइज होके रेड ब्लड सेल्स बना सकते हैं, राइट। इनफैक्ट इसीलिए आजकल आपने देखा होगा, बहुत बार टीवी पर ऐड देखा होगा या दूसरों से सुना होगा कि बहुत से लोग, जब बहुत सी लेडीज जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपने स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखती हैं, ताकि उस बच्चे को अपने पूरे लाइफ टाइम में अगर कभी भी इस तरह की कोई बीमारी होती है जिसमें उन स्टेम सेल्स की मदद से किसी भी तरह के सेल्स को जनरेट किया जा सके और उस बच्चे की जान बचाया जा सके, राइट। सो दैट्स द रीजन आजकल जो है ये स्टेम सेल को प्रिजर्व करने का एक नया सिस्टम आ गया है, ठीक है। सो कुल मिला के आरबीसीज बनते हैं इन्हीं स्टेम सेल्स से बोन मैरो में, ठीक है। अच्छा, आरबीसीज जो होते हैं इनका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 दिन तक ये जीते हैं, उसके बाद हो जाती है इनकी डेथ, और इनके डेथ का लोकेशन भी फिक्स होता है। बड़ी मजेदार चीज है, देखो आरबीसीज बनते कहाँ पर है, बोन मैरो में। इनकी डेथ कहाँ होती है, स्प्लिन में। स्प्लिन क्या होता है, स्प्लिन हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो लिवर के बहुत ही क्लोजली लोकेटेड होता है, और इसका काम होता है टू फिल्टर ब्लड को फिल्टर करना ही इसका काम है। इनफैक्ट चूंकि स्प्लिन में जाके आरबीसीज खत्म होते हैं, उनकी डेथ होती है, इसीलिए स्प्लिन को बहुत बार कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड, वहां पर आके ना वो मर रहे हैं सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी, ब्लड का अगला कंपोनेंट जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये आरबीसीज के मुकाबले काफी कम एबंडेंट होते हैं। इनफैक्ट अगर हम 1 माइक्रोलीटर ब्लड की बात करें तो उसमें कितने आरबीसीज होते हैं, बताया था मैंने, 5 मिलियन से भी ज्यादा, यानी कि 50 लाख से भी ज्यादा आरबीसीज होते हैं। अब इतने ही 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में पता है कितने डब्ल्यूबीसीज होते हैं, 4000 से 11000। तो खुद सोच के देखो
कहाँ 50 लाख और कहाँ 4000 से 11000, तो बहुत कम है। इनफैक्ट अगर हम अपने वो सेंट्रीफ्यूगेशन वाले एक्सपेरिमेंट को याद करें ना, तो वहां पर भी हमें ये देखने को मिला था कि यार आरबीसीज वाला जो लेयर था ना, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। दूसरी तरफ डब्ल्यूबीसीज वाला जो बफी कोट था, जो थिन लेयर था, उसका जो कॉन्स्टिट्यूट था दैट वाज लेस देन 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो वहीं से आइडिया लग गया था कि यार डब्ल्यूबीसीज काफी कम है आरबीसीज के मुकाबले, है ना। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के सेल्स के बारे में। तो ये सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अनलाइक आरबीसीज, और ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता है जो इन्हें रेड कलर या कोई भी दूसरा कलर दे सके। तो इसीलिए ये वाइट ब्लड सेल्स इन्हें हम कहते हैं क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। इनका फंक्शन होता है टू फाइट इन्फेक्शन, विच इज अ वेरी क्रूशियल फंक्शन फॉर आवर सर्वाइवल, राइट। हमारे बॉडी में जब भी बॉडी में कोई अटैक होता है, अटैक मतलब कैसा अटैक, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस का जब अटैक होता है तो बॉडी को भी इंटरनली फाइट करना पड़ता है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और इस फाइट में मदद करता है कौन, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज का मेन काम ही ये होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करना। बॉडी हम कहते हैं ना कि भाई ये जल्दी बीमार नहीं पड़ता क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो इम्यूनिटी कौन सी कंपोनेंट से आ रही है, हमारे बॉडी के किस कंपोनेंट से आ रही है, वाइट ब्लड सेल से आ रही है वो इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत क्रिटिकल फंक्शन है। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज की एक खास बात ये भी होती है कि ये सिर्फ ब्लड में नहीं पाए जाते हैं, ब्लड में तो पाए जाते हैं बट इसके अलावा भी कुछ और बॉडी पार्ट्स भी है जहां पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि लिम्फ में भी ये पाए जाते हैं, लिवर में भी ये पाए जाते हैं। और डब्ल्यूबीसीज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका लाइफ स्पैन बड़ा कम होता है। जैसे आरबीसीज के केस में उनका एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज तक होता है, बट डब्ल्यूबीसीज के केस में इनका एवरेज लाइफ स्पैन इज अबाउट 4 to 5 डेज। तो चलो अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स के बारे में। तो व्हाइट ब्लड सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो, छोटे 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 दाने प्रेजेंट हो, जैसे कि आप देख ही सकते हो इन सारे डब्ल्यूबीसीज में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो, सो दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। दूसरी तरफ जो एग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं उनमें ये छोटे छोटे दाने नहीं होते हैं और ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले बारी है न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स जो है ये सबसे ज्यादा एबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इनका जो काम होता है दैट इज दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक मतलब जहां फॉरेन पार्टिकल दिखा किल, मतलब मार डालो, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल दिखा तो उसे एनगल्फ कर लो, उसे खत्म कर दो। सो दे आर न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का मेन काम होता है टू फाइट इन्फेक्शंस, राइट, इन्फेक्शन को फाइट करना, ठीक है। इओसिनोफिल्स लेस एबंडेंट होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि जितने टोटल डब्ल्यूबीसीज हैं उनका 60 to 65% आर न्यूट्रोफिल्स, जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है, और उनका 2 to 3% जो है वो होते हैं इओसिनोफिल्स, और उससे भी कम एबंडेंट होते हैं बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है सिर्फ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में, ठीक है। अब चलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की तरफ, ठीक है, जिनमें है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सबसे पहले देखेंगे लिम्फोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका काम होता है टू गिव इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे मान लो अगर कोई अटैक हुआ, मान लो अटैक इन द सेंस कोई फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हुई, तो उसके रिस्पॉन्स में किस तरह का इम्यून, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, दैट इज समथिंग दैट इज डिसाइडेड बाय द लिम्फोसाइट्स। इनफैक्ट लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं फर्दर, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स अगेन दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, जहां फॉरेन पार्टिकल दिखा किल देम, मार डालो। सो मोनोसाइट्स अगेन क्या होते हैं, ये होते हैं फैगोसाइटिक नेचर के। तो ये जो है ये सारे हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। इनफैक्ट अब हम देख ही सकते हैं
कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs हैं इनके भी अबंडेंस में फ़र्क है, इनके भी शेप्स एंड साइजेस में फ़र्क है, एंड देयरफॉर इन सब के फंक्शंस में भी फ़र्क है। बट कुल मिला के सब ने आपस में काम बांट लिए हैं, बट इवेंचुअली जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं कुल मिला के इन सभी का काम क्या है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये हैंडल करते हैं हमारे WBCs। अब सीन में एंट्री होती है हमारे चौथे ब्लड के कॉम्पोनेंट की, जो कि है ब्लड प्लेटलेट्स। इससे पहले एक स्टोरी देखते हैं। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कैंची से कुछ काट रहे हो अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए, या फिर आप किचन में अपनी मम्मी या पापा को हेल्प करने के लिए वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हो और बाय चांस चाकू से या फिर कैंची से आपके हाथ कट जाते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा कट, लेकिन इमीडिएटली वहां से खून निकलने लगता है, राइट, ब्लीडिंग होने लगती है। बट ये ब्लीडिंग कब तक होती है? कुछ देर तक होती है, समटाइम्स अ कपल ऑफ मिनट्स, और उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, राइट। ऐसा होते हुए देखा है आप लोगों ने? देखा ही होगा, आई एम श्योर, राइट। अब सोच के देखो कि अगर ये ब्लीडिंग रुके ही ना, एक छोटे से कट से जो ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, अगर वो ब्लीडिंग कभी रुके ही ना, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जितना ब्लड है वो पूरा ब्लड लॉस होता रहेगा, राइट। इसी जिस तरह से कुछ बहुत मेजर एक्सीडेंट जब किसी के साथ होता है तो उसके बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। जब एक्सेसिव से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो उससे क्या हो सकता है, एक इंसान की डेथ भी हो सकती है, राइट। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब एक छोटा सा कट होता है, ब्लीडिंग होती है कुछ देर तक, कुछ देर के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि अंदर जो है एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बन जाने के बाद फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो ब्लड क्लॉट बनता है, इस ब्लड क्लॉट का बनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये ब्लड क्लॉट ना बने तो शायद वो ब्लीडिंग कभी रुके ही ना, और जब इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो हमारी बॉडी से शायद पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा, राइट। बट अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लड क्लॉट बनता कैसे है। तो इस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के पीछे जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनफैक्ट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के इस प्रोसेस में जो हीरो का रोल प्ले करता है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इनका मेन फंक्शन ही होता है ब्लड क्लॉटिंग। अगर बात करें कि भाई ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, तो जो लार्ज बोन मैरो सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, वहां से ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर इनके अबंडेंस की बात करें तो यूं समझ लो कि 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में, सेम रेफरेंस दे रही हूं, 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में आरबीसीज कितने थे? करीब 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख। WBCs कितने थे? 4000 से 11000। अब अगर बात आती है प्लेटलेट्स की तो ये होते हैं लाखों में, कुछ 2 से 5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। तो चलो अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और समझते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है। ब्लड क्लॉटिंग, जिसे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है, इस प्रोसेस में ये देखने को मिलता है कि ब्लड क्लॉट्स बनते तभी हैं जब कोई इंजरी होती है। जब इंजरी होती है, इंजरी के रिस्पॉन्स में ही ब्लड क्लॉट्स बनते हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। अब ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में 2 कंपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला कंपोनेंट तो आप समझ ही गए हो, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया था, ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक प्रोटीन, नाम बताओ? फाइब्रिनोजेन, एग्जैक्टली। तो ये इन दोनों कंपोनेंट्स का बहुत क्रिटिकल रोल होता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये इनिशिएट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, शुरुआत करते हैं, और जो फाइब्रिनोजेन होते हैं ये प्रोमोट करते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। मतलब एक जो है वो मतलब समझ लो, मतलब आग लगाता है, दूसरा जो है कि वो आग लगे रहे और वो जलता रहे, उसको प्रमोट करता है। तो वो वाली कहानी है। सो प्लेटलेट्स का काम है इनिशिएट करना क्लॉट फॉर्मेशन, और फाइब्रिनोजन का काम है उस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को होते रहने देना, उसको प्रोमोट करना, ठीक है। तो चलो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को। तो जब भी इंजरी होती है बॉडी में, तो इंजरी होती है तो ब्लीडिंग कैसे होती है, पहले तो ये समझो। अब जैसे देखो, मान लो अगर मैं अपने स्किन पे यहाँ पर खूब जोर से अपने फिंगर से प्रेस करूँ, या फिर किसी हैवी ऑब्जेक्ट से भी खूब तेज यहाँ पे प्रेस करूँ, क्या उससे ब्लीडिंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि स्किन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं
एक निडल ले लूँ और उसे अपने स्किन के अंदर प्रिक कर दूँ, उससे क्या हो रहा है, वो जो निडल है चूंकि वो बहुत शार्प है, वो स्किन को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर ब्लड वेसल तक पहुंच जा रहा है, और ब्लड वेसल जैसे ही डैमेज हो रहा है तो क्या हो रही है, ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है, राइट। तो बोलने का मतलब है जैसे ही इंजरी होती है तो क्या डैमेज होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, अब हमारे ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। जैसे ही प्लेटलेट्स डैमेज्ड ब्लड वेसल्स को एनकाउंटर करता है, अब जैसे प्लेटलेट्स हैं ब्लड में, जैसे ही प्लेटलेट्स को एक डैमेज्ड ब्लड वेसल मिला, इसे कहानी की तरह समझो कि भाई प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड में अपना आराम से घूम रहा था, अचानक उसे दिखा एक ऐसा ब्लड वेसल जो डैमेज्ड है, वो डैमेज हो गया है जिसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरा काम करने का टाइम आ गया है। तो प्लेटलेट्स तुरंत उस इंजरी के साइट पर पहुंच जाता है, इनफैक्ट खुद तो पहुंचता ही है और भी जो बाकी प्लेटलेट्स हैं उनको भी बुला लेता है। सो बेसिकली सारे प्लेटलेट्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं इंजरी के साइट पर। ठीक है, अब प्लेटलेट्स क्या करता है, अब ये जो प्लेटलेट्स हैं और जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनसे रिलीज होता है थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि एक एंजाइम है। अब देखो ये एंजाइम क्या गुल खिलाता है। सो बेसिकली प्लेटलेट्स जो हैं क्लॉट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कैसे इनिशिएट करता है, सो प्लेटलेट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो प्लाज्मा के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करता है। मैंने बताया था प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, एग्जैक्टली। सो बेसिकली प्लेटलेट्स का इतना ही काम है कि जहां पर इंजरी हुई है वहां पर जाके वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है जिससे फाइब्रिनोजेन एक्टिवेट हो जाए, यही उसका काम है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसने क्या किया, प्लेटलेट ने थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज किया। थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव था वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन जो इनएक्टिव था, फाइब्रिनोजेन कहां पर है, प्लाज्मा के अंदर, जो इनएक्टिव था वो बन जाता है फाइब्रिन जो कि एक्टिव है। फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन जो है ये नेटवर्क है थ्रेड्स के, जैसे पतले पतले थ्रेड्स का नेटवर्क है। अब ये फाइब्रिन क्या करते हैं, ये जो डैमेज्ड सेल्स या टिश्यूज हैं इसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ऐसे समझो कि आपके पास रस्सी है बहुत सारी और इन रस्सी से आप उन डैमेज्ड सेल्स को ना ऐसे 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 ट्रैप कर ले रहे हो, एक पट्टी बना दे रहे हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, वहां पर ये पूरा ट्रैप हो जाने की वजह से वहां पर एक क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बन जाने की वजह से वहां पर ब्लीडिंग रुक जाती है, राइट। सो आई गेस प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे हुआ। साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन को शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है, और किस तरीके से फाइब्रिनोजेन जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। बिकॉज फाइब्रिनोजेन से जो फाइब्रिन बनता है, एक्टिव फाइब्रिन, फाइब्रिन के ट्रैप करने की वजह से ही तो क्लॉट फॉर्मेशन होते रहता है, राइट। तो इस तरीके से बनता है ब्लड क्लॉट। अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक है मैम, इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई कहीं इंजरी हुई, ब्लीडिंग रुक जाती है क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट बन गया। बट हम ये भी तो नोटिस करते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो ब्लड क्लॉट ठीक भी तो हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो फिर ये ब्लड क्लॉट डिसॉल्व कैसे होता है वापस। तो बच्चों, जिस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक उसी तरीके से हमारे ब्लड के अंदर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। एग्जैक्टली। फर्क सिर्फ इतना है कि जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, राइट, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर हो गया मान लो कि थ्रोम्बिन, उसी तरह से एंटी थ्रोम्बिन भी प्रेजेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब ये डैमेज्ड ब्लड वेसल्स जो हैं वो हील होने लगते हैं। तो अब जैसे ब्लड क्लॉट बन गया, ब्लड क्लॉट में क्या हुआ, वो जो फाइब्रिन के थ्रेड्स हैं उन्होंने सारे डैमेज्ड सेल्स और टिश्यूज को ट्रैप कर लिया। बट समय के साथ साथ अब ये जो डैमेज्ड सेल्स या टिश्यूज थे वो क्या होने लगते हैं, वो रिकवर होने लगते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो रिकवर होने लगते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो क्लॉट है वो वापस ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ समय के बाद जो ब्लड क्लॉट है वो गायब भी हो जाता है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। पहले के टाइम पर, बहुत पहले, ऐसा माना जाता था कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड है वो सेम है, राइट। सबका ब्लड रेड कलर का है, सबके ब्लड में वही सेम कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली यही माना जाता था कि यार हर इंसान के अंदर जो ब्लड है वो सेम ही है, ठीक है।
बट सवाल ये उठता है कि फिर ये ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एज इन हम सबको पता है राइट, जैसे मेरा मान लो कि मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तुम्हारा ओ पॉजिटिव है, किसी का ए बी नेगेटिव है, तो ये जो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं इसका फंडा आया कैसे। कुछ समय के बाद ऐसा देखने को मिला कि यार जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने लगे, जैसे मान लो कोई किसी को कोई डिजीज हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसमें हेवी ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान के ब्लड को उस इंसान की बॉडी में डाला गया, तो इस तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जब होने लगे तो ऐसा देखने को मिला कि यार बड़े सारे ट्रैजिक केसेस हो रहे थे, बहुत से लोगों की डेथ हो जा रही थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। और वहीं से ये रियलाइज हुआ कि यार हर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, और यहीं से आया द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप। अब आई एम प्रिटी श्योर कि आपके मन में ये सवाल आ ही सकता है कि ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड सेम नहीं है, इसका क्या मतलब है। देखो ब्लड एज सच, ब्लड के वही कंपोनेंट्स हैं, सभी के बॉडी के अंदर वही प्लाज्मा है, वही आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस टाइप की प्रोटीन्स आरबीसीज में प्रेजेंट हैं या प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो शायद अलग हो, जिसके वजह से जो उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है या ओवरऑल जो फंक्शनिंग है वो अलग हो, और इसी से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। तो अब ब्लड को कैटेगराइज करने के मतलब ब्लड के कितने टाइप्स हैं या फिर ब्लड को ग्रुप करने के ही दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा तरीका है आरएच ग्रुपिंग। तो एबीओ ग्रुपिंग जो तरीका है इसके अकॉर्डिंग ब्लड जो है ये 4 टाइप के होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ। दूसरी तरफ आरएच ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ब्लड 2 टाइप के होते हैं, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको अचानक से लग रहा होगा कि यार एकदम ओवरलोड हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, ये आरएच क्या होता है, ए बी ओ ये सब क्या होता है। हैव सम पेशेंस, हम धीरे धीरे एक के बाद एक हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एबीओ ग्रुपिंग के साथ। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो एबीओ ग्रुपिंग है जिसके अकॉर्डिंग हमने बड़े आराम से बोल दिया कि यार ब्लड 4 टाइप के होते हैं, ए बी एंड ओ, बट ये ग्रुपिंग हम किस बेसिस पर करते हैं सबसे पहले ये समझेंगे। तो ये जो एबीओ ग्रुपिंग है ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। आई एम प्रिटी श्योर जब हमने अपने जूनियर क्लासेस में बायो पढ़ा है तो वहां पर हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा है, स्पेशली जब हमने इम्यून सिस्टम डिस्कस किया है। बट नेवरदलेस अगर आप वो भूल भी गए हो तो नथिंग टू वरी, क्योंकि मैं तो बेसिक से ही पढ़ाऊंगी, है ना। सो एंटीजेंस क्या होते हैं, अभी के लिए ऐसा समझो कि एंटीजेंस जो हैं ये प्रोटीन्स हैं जो आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स अभी बताया था क्या होते हैं, बाइकॉन्केव शेप के, एग्जैक्टली बहुत स्मॉल इन साइज। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके सरफेस पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस 2 टाइप के होते हैं, ए और बी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं, अब एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स ही होते हैं, बट ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनते हैं। मतलब एंटीजन के रिस्पॉन्स में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं, प्लाज्मा में बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। सिंपल तरीके से याद रखो ऐसे कि आरबीसी सबको पता है रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजन, और इन एंटीजन के वजह से इनके रिस्पॉन्स में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं प्लाज्मा में जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। यहां तक क्लियर है, ग्रेट। अब यहां पे लेकिन सबसे मजेदार बात जो है ना वो एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं है, बल्कि एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है। मजे की बात यह है कि कुछ एंटीजेंस जो हैं कुछ एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ऐसा सुन के आपको लगेगा कि यार अटैच हो जाते हैं मतलब भाई घनी मित्रता है, बहुत दोस्ती है तो अटैच हो जाते हैं, बट यहाँ पर दोस्ती की बात नहीं है, अटैच होना यहाँ पर दुश्मनी की ही बात है। कैसे, जब कभी कोई एंटीबॉडी किसी एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है, अटैच होना अच्छी बात नहीं होती है, और ये लोग अटैच होके उस पूरे आरबीसी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। मतलब हुआ क्या, एक आरबीसी था उसके ऊपर एंटीजेंस थे, क्योंकि एंटीजेंस तो आरबीसी के सरफेस पे ही होते हैं। अब अगर कोई ऐसा एंटीबॉडी आ गया जो इस एंटीजन के साथ अटैच हो सकता है तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या करेगा, इस पूरे आरबीसी को खत्म कर देगा। तो इसका मतलब दोस्ती कहाँ हुई यार, ये तो दुश्मनी वाली बात हो गई, है ना।
और यहीं से, इसी कॉन्सेप्ट से आता है ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी की कहानी। ठीक है, कि हम जो ये कहते हैं ना कि भाई कोई एक टाइप का ब्लड अगर किसी दूसरे टाइप के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो इससे इंसान की डेथ भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बहुत बार कंपैटिबल नहीं होते हैं। और कंपैटिबल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि क्या होता है कि किसी एक ब्लड ग्रुप में कुछ और तरह का एंटीबॉडी है और दूसरे ब्लड ग्रुप में किसी और तरह का एंटीजन है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडी और ये एंटीजन अटैच हो जाते हैं और आरबीसीज को खत्म कर देते हैं। राइट, तो कोर कॉन्सेप्ट को समझो कि इसका मतलब हमें हमेशा ये ट्राई करना है कि यह ऐसा एंटीबॉडी और ऐसे एंटीजन जो आपस में अटैच हो सकते हैं, इनको कभी साथ में नहीं आने देना है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को हम डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि भाई एंटीजन और एंटीबॉडी ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से अटैच ना हो। एबीओ ग्रुपिंग का बेसिस तो हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि ये जो 4 टाइप के ब्लड हैं, ए बी एंड ओ, इनका मतलब क्या है। तो अगर हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है वो एंटीजन ए है। ठीक, इसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी का मतलब आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है दैट इज एंटीजन बी। ठीक, अब आता है नंबर ए बी का। ए बी का क्या मतलब होगा? गेस कर ही लिया होगा आपने, आई एम श्योर। ए बी दोनों ही है, एग्जैक्टली मतलब आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक, अब आता है चौथा टाइप विच इज ब्लड ग्रुप ओ। अब ओ क्या है? क्योंकि एंटीजन तो 2 ही टाइप के होते हैं, या तो ए या फिर बी। तो ओ का मतलब ये है कि आरबीसी के सरफेस पे ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, तो मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है, दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। अब जैसे ही हम ब्लड ग्रुप के कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर दो ब्लड ग्रुप्स को, दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को अगर कंपैटिबल होना है तो एक का एंटीजन दूसरे के एंटीबॉडी के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि भाई एक एंटीजन दूसरे के एंटीबॉडी के साथ अटैच हो रहा है और आरबीसी को खत्म कर रहा है। तो चलो अब बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में, जो कि इसका सबसे क्रूशियल पार्ट है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, बहुत ध्यान से सुनना, आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए है और अगर प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, राइट, अगर मतलब दोनों ही प्रोटीन अगर सेम टाइप के हैं, सरफेस पर है एंटीजन ए, प्लाज्मा में है एंटीबॉडी ए, तो क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। मतलब एंटीबॉडी ए जो है वो एंटीजन ए के साथ अटैच तो हो जाते हैं, बट इससे क्या होता है, उस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। राइट, तो इसका मतलब हमें क्या ध्यान देना है कि यार जो एंटीजन है और जो एंटीबॉडी है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर एंटीजन ए है आरबीसी के सरफेस पे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे इसको याद कैसे रखोगे? हमने फिजिक्स में तो हम पढ़ते रहते हैं ना कि भाई लाइक चार्जेस जो हैं दे रिपेल, राइट। तो वही कहानी यहाँ पर भी है कि भाई अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए अगर होगा तो भाई दिक्कत है, दोस्ती नहीं होगी, वहाँ दुश्मनी ही होगी। तो इसीलिए अगर एंटीजन ए है, कंपैटिबिलिटी के लिए एंटीबॉडी बी होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी को समझने के लिए। तो अब इस लॉजिक से चलो एक बार देख लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो एंटीजन को नॉर्मली ना हम सिर्फ ए बी ओ ऐसे डायरेक्टली लिख के डिनोट करते हैं, लेकिन जब हमें एंटीबॉडी लिखना होता है तो उसमें हम ANTI पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है इनको डिनोट करने का। तो अब आप देखोगे कि जैसे एंटीजन ए है, ये किस एंटीबॉडी के साथ कंपैटिबल होगा? एंटीबॉडी बी के साथ कंपैटिबल होगा। सिमिलरली अगर एंटीजन बी है तो ये किस एंटीबॉडी के साथ कंपैटिबल होगा? एंटीबॉडी ए के साथ। अब अगर एंटीजन ए बी है तो ये किसके साथ कंपैटिबल होगा? निल, किसी के साथ भी कंपैटिबल नहीं होगा, राइट, क्योंकि एंटीजन ए बी है, मतलब आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। तो इसका मतलब इसको ना ही एंटीबॉडी ए चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी ए होगा तो भाई वो भी अटैच हो जाएगा एंटीजन ए के साथ, और ना ही इसको एंटीबॉडी बी चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी बी भी तो एंटीजन बी के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो ए बी एंटीजन होगा, इसको ये कौन से एंटीबॉडी के साथ कंपैटिबल होगा? निल, किसी के साथ भी नहीं।
दूसरी तरफ अगर हम ओ की बात करें, ओ एंटीजन, अब ओ एंटीजन में ना तो उनके सरफेस पे एंटीजन ए होता है ना ही एंटीजन बी होता है, तो इसका मतलब ये जो है एंटीबॉडी ए के साथ भी कंपैटिबल होंगे और एंटीबॉडी बी के साथ भी कंपैटिबल होंगे। सुपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक विच इज डोनर एक्सेप्टर कंपैटिबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये जो कंपैटिबिलिटी की कहानी है कि भाई कोई ब्लड ग्रुप कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है, इस तरह की कंपैटिबिलिटी इश्यूज आती क्यों है। ठीक है, इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझो कि जब कभी भी किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए होता है, इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब है कि इसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए है। साथ ही साथ इसका यह भी मतलब है कि इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी। एग्जैक्टली, क्योंकि एंटीबॉडी ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंटीबॉडी ए और एंटीजन है क्या करेंगे, अटैच होंगे और डिस्ट्रक्शन कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले इस टेबल को अपने दिमाग में सेट करो कि ब्लड ग्रुप ए वालों के पास आरबीसी में एंटीजन ए होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है। ओके, ब्लड ग्रुप बी वालों के पास आरबीसी में एंटीजन बी होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए बी वालों के पास कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए बी दोनों होगा, एंटीबॉडी नील, कोई सा भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ वालों के पास एंटीजन कोई सा भी नहीं, ना तो ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। तो ये बात सबके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। सुपर्ब। तो चलो अब समझते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम कब आती है, मतलब ये इनकम्पैटिबिलिटी आती कब है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि सारी की सारी प्रॉब्लम जो आती है ना, वो रेसिपिएंट के एंटीबॉडी की वजह से आती है। ध्यान देना, रेसिपिएंट के एंटीबॉडी, रेसिपिएंट मतलब एक्सेप्टर, जो ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि अगर रेसिपिएंट का जो एंटीबॉडी है और डोनर का जो एंटीजन है, ध्यान से सुनना, डोनर मतलब जो ब्लड डोनेट करेगा उसके पास जो एंटीजन है, जो ब्लड एक्सेप्ट करेगा उस एक्सेप्टर के पास जो एंटीबॉडी है, ये दोनों का कंपैटिबल होना जरूरी है। तो डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी, ये दोनों अगर कंपैटिबल है, ये दोनों अगर एक दूसरे पे अटैक ना करे, तो सब कुछ सही है, तो सब कुछ सेफ है, सब कुछ कंपैटिबल है। ठीक है, ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि अगर एक एक्सेप्टर ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जिसने कोई सर्जरी अंडरगो करी हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसके वजह से हेवी ब्लड लॉस हो गया है, तो उसे बाहर से एक्सटर्नली उसके बॉडी में ब्लड डालना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्टर है और इस एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यार एक ब्लड ग्रुप ए एक्सेप्टर के लिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले पॉसिबल डोनर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये पहले एंट्री करते हैं एक डोनर जिनका ब्लड ग्रुप ए है। हमें ये बताना है कि क्या ये कंपैटिबल होंगे, देखते हैं। अब देखो, डोनर का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि इनके पास कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए है। और हमें फिलहाल जब हम ब्लड के ब्लड ग्रुप के कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें डोनर के एंटीजन से ही मतलब है। ठीक है, तो डोनर के पास कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए। ठीक, एक्सेप्टर के पास कौन सा एंटीबॉडी है, एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि इनके पास एंटीबॉडी कौन सा है, एंटीबॉडी बी। अब बताओ कि डोनर का एंटीजन ए और एक्सेप्टर का एंटीबॉडी बी, क्या ये एक दूसरे को अटैक करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी बी जो है वो एंटीजन ए को अटैक तो करते नहीं है, तो अटैक की कोई संभावना नहीं है, यानी कि ये कंपैटिबल है। यानी कि अगर एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए है तो एक ब्लड ग्रुप ए वाला डोनर जो है उनको ब्लड दे सकता है। ग्रेट। अब एंट्री होती है दूसरे डोनर की जिनका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, अब देखो डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि डोनर के पास कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। ठीक है, और हमारे एक्सेप्टर के पास कौन सा एंटीबॉडी है, बताओ, एंटीबॉडी बी। इधर एंटीबॉडी बी और इधर एंटीजन बी,
अटैक की संभावना पूरी है। बी अटैक करते हैं, अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाएंगे, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि यहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं है। यानी कि कभी भी एक ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड जो है हम ब्लड ग्रुप ए वाले एक्सेप्टर को नहीं दे सकते हैं। ठीक, एंट्री होती है तीसरे डोनर की, जो कहता है कि यार मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, अब बताओ कि क्या मैं एक पॉसिबल डोनर हो सकता हूं। देखते हैं। अब ए बी डोनर है, यानी कि इनके पास एंटीजन ए और बी दोनों हैं, राइट। तो इसको जो है ना अलग अलग दिखाने के लिए आरबीसी के सरफेस पे मैंने दो डिफरेंट कलर्स यूज किया है, ब्लू और ग्रीन, एंटीजन ए और बी के लिए। ठीक है, तो इनके पास दोनों है। ठीक है, अच्छा, एक्सेप्टर के पास कौन सा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी है ना। तो अब एंटीबॉडी बी जो है ये एंटीजन बी पे तो अटैक कर ही सकता है, यानी कि अटैक की संभावना है, तो कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक, आ गए हैं चौथे डोनर, जो कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप है ओ है, मतलब इनके पास कौन सा एंटीजन है, कोई सा भी नहीं, ना तो ए ना ही बी। अच्छा, हमारे एक्सेप्टर के पास कौन सा एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है। भाई अब बी एंटीबॉडी अगर चाहे भी अटैक करना तो किस पे अटैक करेगा, एंटीजन तो है ही नहीं, राइट। तो यानी कि यहाँ पर अटैक की कोई संभावना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कंपैटिबिलिटी पूरी है। करेक्ट। तो अब ये जो पूरे डिस्कशन हुई, इससे हमने कंक्लूड क्या किया कि अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सेप्टर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका डोनर कौन बन सकता है, या तो कोई ऐसा जिसका ब्लड ग्रुप ए हो, या फिर कोई ऐसा जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डोनर एक्सेप्टर कंपैटिबिलिटी की कहानी फॉर ब्लड ग्रुप बी। मान लेते हैं हमारे पास एक एक्सेप्टर है जिनका ब्लड ग्रुप है बी, यानी कि एक्सेप्टर के पास एंटीजन बी है आरबीसी पे, बिल्कुल, और एंटीबॉडी ए है प्लाज्मा में। ठीक है, अब सबसे पहले डोनर की एंट्री होती है जिनका ब्लड ग्रुप है ए। तो इस डोनर के पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी, हमें फर्क नहीं पड़ता, एंटीजन ए है डोनर के पास, है ना। एक्सेप्टर के पास कौन सा एंटीबॉडी है, एक्सेप्टर के पास एंटीबॉडी ए है, राइट। तो अब एंटीजन ए एंटीबॉडी है, अटैक की संभावना है, यानी कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप बी है तो डोनर ब्लड ग्रुप ए का नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले डोनर को बुलाते हैं जिनका ब्लड ग्रुप है बी। यहां पर डोनर के पास है एंटीजन बी। अच्छा, एक्सेप्टर की एंटीबॉडी क्या है, एक्सेप्टर की एंटीबॉडी है ए, एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी, अटैक की संभावना नहीं है, यानी कि कंपैटिबल है। तो मतलब ब्लड ग्रुप बी एक्सेप्टर को ब्लड ग्रुप बी वाला डोनर ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब एंट्री होती है हमारे तीसरे डोनर की विथ ब्लड ग्रुप ए बी। अगर ए बी है इसका मतलब डोनर के पास एंटीजन ए और बी दोनों हैं। एक्सेप्टर के पास कौन सी एंटीबॉडी है, ए। अब एंटीबॉडी ए जो है वो एंटीजन ए को तो अटैक कर ही सकता है ना, मतलब अटैक की संभावना है, सो कंपैटिबिलिटी नहीं है। एंड फाइनली कम्स द फोर्थ डोनर जिनका ब्लड ग्रुप है ओ, यानी कि इनके पास एंटीजन है ही नहीं। तो भाई एक्सेप्टर के पास एंटीबॉडी ए तो है, बट वो अटैक करेगा किसे, क्योंकि एंटीजन तो डोनर के पास है ही नहीं, तो यानी कि अटैक की संभावना नहीं है, सो कंपैटिबिलिटी है। सो कुल मिला के यहाँ पर भी हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप बी है तो वो ऐसे डोनर से ही ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप या तो बी हो या फिर ओ हो। तो चलो देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा जब एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए बी हो। अब एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब एक्सेप्टर के पास ए और बी एंटीजन दोनों हैं, लेकिन नील एंटीबॉडीज है, यानी कि कोई एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है यार, चाहे डोनर का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, चाहे डोनर का ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ ही क्यों ना हो, एक्सेप्टर के पास कौन से एंटीबॉडीज हैं, नील। एक्सेप्टर के पास एंटीबॉडीज हैं ही नहीं। और मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब एक्सेप्टर का एंटीबॉडी जो है वो डोनर के एंटीजन से कंपैटिबल नहीं होता है। लेकिन इस केस में तो एक्सेप्टर के पास एंटीबॉडीज है ही नहीं, यानी कि चाहे डोनर के पास कोई सा भी एंटीजन हो, जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो भाई अटैक करने वाला ही कोई नहीं है, राइट। तो जब अटैक करने वाला कोई है ही नहीं तो इसका मतलब है इस केस में चाहे कोई सा भी डोनर आ जाए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक, यानी कि पूरी कंपैटिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी कोई ऐसा एक्सेप्टर हो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो,
तो वो ब्लड ग्रुप ए वाले डोनर से भी ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले से भी ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वालों से भी ब्लड ले सकता है और ओ वालों से भी ले सकता है। और यही कारण है कि ब्लड ग्रुप ए बी को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। तो चलो देखें अब डोनर एक्सेप्टर कंपैटिबिलिटी की कहानी फॉर ब्लड ग्रुप ओ। जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप ओ के पास कौन सा एंटीजन होता है, कोई सा भी नहीं, और इसीलिए इनके पास एंटीबॉडीज कौन से होते हैं, दोनों ए और बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है क्योंकि यार हमारे एक्सेप्टर के पास दोनों एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन होता है इसका पॉसिबल डोनर। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले डोनर जिनका ब्लड ग्रुप है ए। अब इनके पास कौन सी एंटीजन है, एंटीजन ए, लेकिन हमारे एक्सेप्टर के पास ए और बी एंटीबॉडीज दोनों हैं, तो भाई अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। फिर एंट्री लेते हैं हमारे दूसरे डोनर जिनका ब्लड ग्रुप है बी। बी है मतलब इनके पास बी एंटीजन है, बट यार हमारे एक्सेप्टर के पास तो बी एंटीबॉडी भी है, तो यानी कि अटैक हो सकता है, सो कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब एंट्री लेते हैं हमारे तीसरे डोनर जिनके पास है ए बी ब्लड ग्रुप, यानी कि इनके पास ए और बी एंटीजन्स दोनों हैं। तो क्या दिक्कत है, हमारे एक्सेप्टर के पास भी तो ए और बी दोनों एंटीबॉडीज हैं, यानी कि अटैक हो सकता है, यानी कि यहां पर भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। फाइनली आते हैं हमारे चौथे डोनर जिनका ब्लड ग्रुप है ओ, यानी कि इनके पास कोई एंटीजन नहीं है। अब चूंकि कोई एंटीजन ही नहीं है, इवन दो हमारे एक्सेप्टर के पास ए बी एंटीबॉडीज दोनों हैं, बट यार अटैक करने के लिए भी तो कोई चाहिए, एंटीजन है ही नहीं, तो अटैक की संभावना नहीं है और इसी वजह से कंपैटिबिलिटी पूरी है। बट इस केस में हम क्या देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से ही ब्लड ले सकता है, यानी कि अगर हमारा एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ओ है तो डोनर सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ का ही हो सकता है। तो कुल मिला के बच्चों ये पूरी स्टडी करने के बाद हमने ये रियलाइज किया कि यार ब्लड ग्रुप मैचिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले डोनर और एक्सेप्टर के ब्लड ग्रुप की मैचिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ए बी जो है, ब्लड ग्रुप ए बी जो है ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। मतलब ए बी जो है वो अगर किसी एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले डोनर से ब्लड ले सकता है, मतलब वो ए बी या ओ किसी से भी ब्लड ले सकता है। उसी तरीके से जो ब्लड ग्रुप ओ है दैट इज यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं लेकिन किसी से भी ले नहीं सकते हैं, राइट। सो कुल मिला के अगर हम इसे कंक्लूड करें और इसको समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए है तो डोनर का ब्लड ग्रुप या तो ए होना चाहिए नहीं तो ओ। अगर एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप बी है तो डोनर का ब्लड ग्रुप या तो बी होना चाहिए या फिर ओ। अगर एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो डोनर का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ए बी या ओ। लेकिन अगर एक्सेप्टर का ब्लड ग्रुप ओ है तो डोनर का ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओ ही होना चाहिए। तो बच्चों एबीओ ग्रुपिंग की कहानी तो यही खत्म हो गई और अब शुरू होगी कहानी आरएच ग्रुपिंग की। मैंने पहले ही बताया था कि आरएच ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये आरएच क्या है। तो आरएच जो है ये भी एक एंटीजन है जो कि प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे। जिस तरह से मैंने बताया था कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से एक आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन ये आरएच एंटीजन जो है ये सारे ह्यूमन बीइंग्स के आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होता है। और इसी के बेसिस पे ब्लड को हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव मतलब जिनके आरबीसीज के सरफेस पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच नेगेटिव मतलब जिनमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक आम सा सवाल जो सबके दिमाग में होगा कि ये आरएच कहाँ से आया। तो आरएच जो है ये शॉर्ट फॉर्म है रीसस का, क्योंकि पहली बार ये एंटीजन जो है ये डिस्कवर हुआ था रीसस मंकीज में और वहीं से ये नाम आया आरएच।
ठीक है। अच्छा, जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनर और एक्सेप्टर का RH बराबर हो। मतलब अगर एक्सेप्टर RH पॉजिटिव है तो डोनर को भी RH पॉजिटिव ही होना है। अगर एक्सेप्टर RH नेगेटिव है तो डोनर को भी RH नेगेटिव ही होना है। ठीक है, तो RH का एक क्विक इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया, बट क्या आप रिलेट कर पाए हो कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है? क्या कर पाए हो या नहीं कर पाए हो? चलो, अगर नहीं भी कर पाए हो तो मैं करवा देती हूँ। जैसे आमतौर पे अगर मैं आप में से किसी को भी पूछूं कि भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप क्या बोलते हो? आप ऐसा तो नहीं बोलते हो कि B है या O है, आप क्या बोलते हो? B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ABO AB के साथ साथ आप एक पॉजिटिव नेगेटिव भी बता रहे हो, और वही पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो है RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। सो आई गेस अब आप लोगों ने रिलेट कर लिया होगा। तो अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एक्सेप्टर B पॉजिटिव है तो उसका जो डोनर है वो भी B पॉजिटिव होना चाहिए या फिर O पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि B वाले एक्सेप्टर को तो B और O दोनों ही डोनेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पॉजिटिव पॉजिटिव साथ चलेंगे, कंपैटिबल होंगे, सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव कंपैटिबल होंगे। अब यहाँ बात करेंगे हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी हमें तब देखने को मिलता है जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है और वो वुमेन खुद RH नेगेटिव है, लेकिन उसकी वूम्ब में जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। अब देखो होता क्या है कि मदर का जो ब्लड है दैट इज RH नेगेटिव, लेकिन बेबी का जो ब्लड है दैट इज RH पॉजिटिव। हालांकि उससे कुछ खास इश्यू इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो बेबी का ब्लड है और जो मदर का ब्लड है दैट इज काइंड ऑफ सेपरेटेड थ्रू द प्लेसेंटा। लेकिन जब डिलीवरी हो रही होती है उस दौरान थोड़े से चांसेस बहुत बार होते हैं कि बेबी के फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो है वो मदर की बॉडी में एंटर कर जाए। ठीक है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है? अब देखो, मदर की बॉडी में जैसे ही RH पॉजिटिव एंटर करता है तो मदर की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए तो वो फॉरेन पार्टिकल होता है, क्योंकि उन्हें तो RH पॉजिटिव की आदत नहीं है, तो उनके लिए वो फॉरेन पार्टिकल है। अब फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हुई तो उससे क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो RH पॉजिटिव के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज जो है वो मदर की बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब भाई फर्स्ट डिलीवरी तो सेफली हो गई, क्योंकि पहली वाली जो डिलीवरी के दौरान बेबी तो अच्छे से निकल गया एंड इट्स लाइक अ हेल्दी डिलीवरी एंड एवरीथिंग। बट अगर वही वुमन फिर से सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती हैं और सेकेंड टाइम अगर फिर से जो बेबी है दैट इज RH पॉजिटिव, तो उस टाइम पे क्या होता है? एकदम प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में देयर आर चांसेस कि वो जो एंटीबॉडीज बने थे फर्स्ट डिलीवरी के दौरान, वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक पहुंच सकता है और फीटस के RBCs को स्पॉइल कर सकता है, राइट। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही हम RH ग्रुपिंग की बात करते हैं तो वहां पर RH पॉजिटिव के साथ कंपैटिबल होता है, RH नेगेटिव के साथ कंपैटिबल होता है, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज जो बने थे वो एंटीबॉडीज इस RH पॉजिटिव को क्या कर सकता है? इसको अटैक कर सकता है और इसके RBCs को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? बेबी के RBCs डिस्ट्रॉय होंगे, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, तो इससे एनीमिया हो सकता है बेबी को, इनफैक्ट बहुत बार डेथ भी हो सकता है। तो इसका मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी जो है ना, ये पहले डिलीवरी के लिए रिस्की नहीं होता है, लेकिन सेकेंड डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड ग्रुप के इस पूरे डिस्कशन के बाद कुल मिला के हमें ये समझ में आता है कि यार टोटल 8 तरह के डिफरेंट पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। तो भाई ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो बॉडी फ्लूइड्स में पहले बॉडी फ्लूइड के बारे में यानी कि ब्लड के बारे में तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब बारी है हमारे दूसरे बॉडी फ्लूइड की, जो कि है लिम्फ। लिम्फ जो है ये कलरलेस होता है। लिम्फ को कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिम्फ जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में या फिर टिश्यू के बीच के स्पेसेस में फ्लो करते हैं। ठीक है, अच्छा, लिम्फ के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें
तो लिम्फ का कॉम्पोजिशन आप समझ लो कुछ वैसा ही होता है जैसा कि ब्लड प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट है, लेकिन लिम्फ में जो है प्लाज्मा के मुकाबले प्रोटीन्स कम होते हैं। इनफैक्ट अगर हम लिम्फ कैसे बनता है उसकी कहानी को देखें तो हम क्या देखते हैं कि यार जब ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करते हैं, कैपिलरीज मतलब जो एकदम पतले वाले ब्लड वेसल्स होते हैं, जब उनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है एट वेरी हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत फ्लूइड जो है उन कैपिलरी से लीक आउट कर जाता है। और ये जो लीक आउट किया हुआ फ्लूइड है ये कहाँ जाता है? टिश्यू स्पेसेस में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और यही लीक आउट किया हुआ फ्लूइड जो है यही बनता है लिम्फ। तो इसी वजह से मैंने बताया कि लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है वो मोर और लेस प्लाज्मा जैसा ही है, बस जस्ट दैट कि प्लाज्मा के कंपैरिजन में इनमें प्रोटीन्स थोड़ा कम होता है। ठीक है, लिम्फ के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिम्फ का जो फ्लो होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब अगर हम ब्लड से कंपेयर करें तो ब्लड का फ्लो होता है बाई डायरेक्शनल। मतलब जैसे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हार्ट से डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी में फ्लो करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है, वो डिफरेंट टिश्यूज से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। तो मतलब दोनों डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ब्लड। लेकिन अगर हम लिम्फ को देखें तो लिम्फ का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल। मतलब लिम्फ जो है वो सिर्फ डिफरेंट टिश्यूज से हार्ट की तरफ फ्लो करते हैं, इसका वाइसा वर्सा फ्लो नहीं करते हैं। मतलब टिश्यू से हार्ट की तरफ फ्लो करते हैं। कैसे फ्लो करते हैं, किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। तो बच्चों इससे पहले कि हम लिम्फेटिक सिस्टम के डिटेल में जाएं, एक बार फिर से कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमें ये पता है कि ब्लड के फ्लो की अगर बात करें तो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो डिफरेंट टिश्यूज से हार्ट की तरफ आता है, राइट? अच्छा, अब जब ये ब्लड डिफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वो आर्टरीज के थ्रू फिर कैपिलरीज तक पहुंचते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वो वेन्स के थ्रू फिर वापस कैपिलरीज में पहुंचते हैं। तो जब ये डिफरेंट ब्लड वेसल से फ्लो कर रहे होते हैं, कैपिलरीज जो कि बहुत ही पतले वेसल्स होते हैं, इनके थ्रू जब ये ब्लड फ्लो करता है तो थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो लीक आउट कर जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है इसी फ्लूइड को हम कहते हैं लिम्फ। लेकिन अब जैसे ये जो फ्लूइड लीक आउट हो रहा है, जब डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी से इस फ्लूइड को कहाँ पहुंचना है, मतलब ब्लड को कहाँ पहुंचना है, डिफरेंट टिश्यूज से हार्ट की तरफ पहुंचना है, राइट? अब ये जो लीक्ड आउट फ्लूइड है, अगर वो फ्लूइड वहीं का वहीं जमा होता रहे तो क्या होगा? वो एक्यूमुलेट होता रहेगा टिश्यू स्पेसेस में। फिर एक्यूमुलेट होके क्या होगा? ऐसे तो एक्यूमुलेट वो होता ही रहेगा, इससे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो सकती है। तो यानी कि ये जो लीक्ड आउट फ्लूइड है इनको भी कहाँ जाना है? जाना तो इनको भी हार्ट तक ही है, इनको भी हार्ट ही पहुंचना है। तो बस वही कहानी है कि ये जो लीक्ड आउट फ्लूइड है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, ये एक अलग ही नेटवर्क में एंटर कर जाते हैं। मतलब इनको ले जाने के लिए भी एक अलग सेट ऑफ वेसल्स होते हैं। जैसे ब्लड को कैरी करते हैं ब्लड वेसल्स, उसी तरीके से लिम्फ को कैरी करने के लिए होते हैं लिम्फ वेसल्स जो इन्हें पहुंचाते हैं हार्ट तक। इनफैक्ट इसी वजह से हमने बताया कि जो लिम्फ है इसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, जिसमें ये लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी से पहुंच जाता है हार्ट तक। तो चलो अब देखते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट होता है लिम्फ। लिम्फ यानी कि उस फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, लिम्फ जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है कनेक्टेड टू वाटर। तो अगर हम लिम्फ के कॉम्पोजिशन को देखें तो ये मोस्टली वाटर होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं बट काफ़ी कम, सो मोस्टली वाटर होता है, इसीलिए द नेम लिम्फ। फिर दूसरा कंपोनेंट है लिम्फेटिक कैपिलरीज। कैपिलरीज से ही समझ रहे हो, ये थिन ट्यूब्स हैं जो लिम्फ को कैरी करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद नंबर आता है लिम्फ नोड्स का। लिम्फ नोड्स जो है ऐसे छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज जो हैं ये सारे इकट्ठा होकर पहुंचते हैं लिम्फ नोड्स पर। लिम्फ नोड्स की एक खासियत ये होती है कि यहाँ पर WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको शायद याद होगा कि जब हम ब्लड के कंपोनेंट्स डिस्कस
कर रहे थे और वहां पर जब हम WBC डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये बात बताई थी कि WBC एक ऐसा ब्लड का कंपोनेंट है जो सिर्फ ब्लड में ही नहीं कई और जगहों में भी पाया जाता है और वैसी ही एक जगह है लिम्फ नोड्स एंड WBCs यहाँ पर भी अपना ही काम करते हैं, दैट इज फाइट इन्फेक्शंस। एंड फाइनली आते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये कैपिलरीज के मुकाबले बड़े ट्यूब्स होते हैं, लार्जर ट्यूब्स होते हैं जो लिम्फ को कैरी करते हैं। तो लिम्फ बेसिकली जो भी लीक्ड आउट फ्लूइड है, जैसा कि मैंने बताया है लिम्फ की स्टोरी, तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो लीक्ड आउट फ्लूइड है वो एंटर कर जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में। इन कैपिलरीज के थ्रू ये पहुंचते हैं लिम्फ नोड्स तक और फिर ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये लिम्फ को लेकर के जाते हैं वेन्स तक यानी कि ब्लड तक। सो बेसिकली ये ब्लड प्लाज्मा से ही लीक्ड हुए होते हैं और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये वापस वेन्स में पहुंच जाते हैं और इस तरीके से वापस हार्ट तक रीच करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने लिम्फेटिक सिस्टम के कॉम्पोजिशन या फिर कंपोनेंट्स को तो देख लिया, अब समझते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का रोल क्या है। तो यार लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो चलो देखते हैं कि ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम एग्जैक्टली क्या काम करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यार ब्लड जो है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट से डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक पहुंचता है। और ये बात हम सभी को पता है कि जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के वेंट्रिकल से निकलता है तो ये बहुत ही हाई प्रेशर में निकलता है। अब खुद सोच के देखो, हाई प्रेशर में निकलने वाला ये ब्लड खूब तेजी से फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है। तो जब ये ब्लड फ्लो करते हुए कैपिलरीज तक पहुंचेगा, कैपिलरीज जो कि बहुत ही थिन ट्यूब है, एक पतली सी ट्यूब में खूब तेजी से हाई प्रेशर में आने वाला एक फ्लूइड, ऐसी स्थिति में हाई चांसेस की थोड़ी बहुत फ्लूइड जो है वो लीक आउट कर जाएगी कैपिलरीज से, जो यहाँ पर भी होता है, राइट। अब यहाँ पर इस विजुअलाइजेशन में आप देख पा रहे हो रेड कलर की जो पतली ट्यूब की नेटवर्क है, दैट इज ब्लड कैपिलरीज। अब इन ब्लड कैपिलरीज से थोड़ी बहुत फ्लूइड लीक आउट हो जाती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, वहां से ये फ्लूइड एंटर कर जाती है लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज भी पतली ट्यूब्स होती हैं, काफी पतली ट्यूब्स होती हैं, जिसको यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। सो अब इस तरीके से ये जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाता है। अब ये पतली पतली लिम्फ कैपिलरीज एक साथ ज्वाइन होकर के थोड़ी चौड़ी थोड़ी बड़ी ट्यूब्स बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। और उसके बाद ये जो लिम्फ है ये पहुंच जाती है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जैसा कि मैंने बताया इनकी क्या खासियत है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं WBCs, टू बी स्पेसिफिक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स। जब हम WBCs के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में भी पढ़ा था। इनका काम क्या है, ये इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, यानी कि ये जो लिम्फ है इस लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। तो भाई यहाँ पर इन्फेक्शन रिमूव हो गया, लिम्फ प्यूरिफाई हो गया। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये ज्वाइन कर जाते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बोले तो वेन्स को ज्वाइन कर जाते हैं जस्ट बिफोर एंटरिंग द हार्ट। तो इसका मतलब अगर इस पूरे फ्लो को देखो तो लिम्फ क्या था, वो ब्लड का ही, ब्लड प्लाज्मा का ही कंपोनेंट था जो लीक आउट हो गया था। भाई लीक आउट हो गया है तो इट इज़ लाइक आप लेट्स से कुछ 100 दोस्त मिलकर घूमने निकले हो, अब उसमें से एक दोस्त जो है ना, वो एक दो दोस्त जो है वो बीच में कहीं खो गए, भटक गए। अब भटक गए लेकिन यार उनको भी तो वापस घर आना है, तो उनको जो घर पहुंचा रहा है, जो नेटवर्क घर पहुंचाने में मदद कर रहा है, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर भी जो फ्लूइड बीच रास्ते कैपिलरी से लीक आउट हो जा रहे हैं उनको लिम्फेटिक कैपिलरीज पिक कर रहे हैं और फिर पूरे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वो वापस हार्ट तक पहुंच रहे हैं। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि हाउ क्रिटिकल द लिम्फेटिक सिस्टम इज। अब आप पूछोगे कि अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता मैम तो क्या होता, खुद सोच के देखो तो क्या होता। अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम होता ही नहीं तो वो जो लीक्ड आउट फ्लूइड है वो वहीं पर रह जाता, वो टिश्यू स्पेसेस में और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में रह जाता। जब वो वहीं पे रह जाता तो क्या होता, वो वहां पर इकट्ठा होता जाता, जमा होता जाता। जब इतना सारा फ्लूइड जमा हो जाता तो उससे क्या होता, टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाती और धीरे धीरे बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में, राइट। तो इसी वजह से ऐसे छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट रोल्स हमारे बॉडी के एक एक पार्ट प्ले करते हैं, दैट इज इंडीड ब्यूटीफुल टू सी। तो भाई अब जब हमने लिम्फेटिक सिस्टम के रोल को देख ही लिया है तो आई गेस अब हम बता सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी खास
फंक्शंस ये परफॉर्म करती है। सबसे पहला, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक वाइटल पार्ट है। दूसरा, ये सेल्स के एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में जो एक्सेस में फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को रिमूव करने में मदद करता है। एग्जैक्टली। नंबर 3, ये ब्लड प्लाज्मा के प्रोटीन्स को वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड प्लाज्मा का ही थोड़ा पोर्शन लीक आउट हो जाता है ब्लड कैपिलरी से, राइट। तो जब प्लाज्मा से कुछ लीक आउट हो रहा है मतलब प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन्स भी तो लीक आउट हो रहे हैं, तो इन प्रोटीन्स को ये वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डाइजेशन के दौरान जो एब्जॉर्ब्ड फैट मॉलिक्यूल्स हैं इंटेस्टाइन में, उनको भी ब्लड तक पहुंचाता है। अब ये कैसे होता है? अच्छा, तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज होते हैं ना, ये ब्लड कैपिलरी, ऐसे तो ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज दोनों ही काफी थिन ट्यूब होते हैं, बट लिम्फ कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले थोड़े ज्यादा वाइड होते हैं, थोड़े ज्यादा चौड़े होते हैं। तो इस वजह से जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके लिए लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करना ज्यादा आसान होता है। खुद सोचो ना, अगर ट्यूब बहुत पतली है तो उसमें घुसना भी तो थोड़ा मुश्किल है ना। अब लिम्फ कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज से थोड़ी ज्यादा वाइड होती है, सो फैट मॉलिक्यूल्स बड़ी आसानी से लिम्फ कैपिलरीज में घुस जाते हैं और इस तरीके से ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये एब्जॉर्ब्ड फैट मॉलिक्यूल्स को ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये WBCs को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करते हैं। WBCs जो लिम्फ नोड्स में होते हैं, लिम्फ नोड से ब्लड, लिम्फ नोड से बोन्स के बीच में जो बैक एंड फोर्थ इसका ट्रांसपोर्ट है, दैट ऑल्सो हैपन्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। साथ ही साथ लिम्फेटिक सिस्टम में WBCs होते हैं जो बैक्टीरिया और कोई भी टॉक्सिक मटेरियल्स को खत्म करते हैं, फाइट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को फाइट करने में भी ये मदद करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स भी जो है वो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। एंजाइम्स जिस साइट पर प्रोड्यूस होते हैं उस साइट से ब्लड तक पहुंचाए जाते हैं थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरीके से बच्चों हमें पता लग रहा है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी कुछ कम नहीं है, इसके भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने हमारे बॉडी के 2 इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड और लिम्फ को कर लिया है डिस्कस। लेकिन जाते जाते फटाफट से देख लेंगे एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड जो कि रेड कलर का होता है और लिम्फ होता है कलरलेस। ब्लड की अगर हम बात करें तो उसमें कई डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। दूसरी तरफ अगर बात करें लिम्फ की तो ये मोस्टली प्लाज्मा होता है और इसमें पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स। अगर फ्लो की बात करें तो ब्लड में देखा जाता है बाई डायरेक्शनल फ्लो, यानी कि ब्लड हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी फ्लो करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट में भी फ्लो करता है। दूसरी तरफ लिम्फ में देखा जाता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी कि लिम्फ सिर्फ डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ फ्लो करता है। ब्लड के फ्लो की अगर बात करें तो ब्लड काफी फास्ट, काफी तेजी से फ्लो करते हैं। दूसरी तरफ लिम्फ जो है ये काफी स्लोली फ्लो करते हैं। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो ब्लड में पाए जाते हैं ज्यादा प्रोटीन्स, दूसरी तरफ लिम्फ में पाए जाते हैं कंपैरेटिवली काफी कम प्रोटीन्स। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, notes, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।